हमें अंदर आने दो। क्या हमें इस पर बोली लगानी चाहिए? उस बैग का वजन बहुत ही ज्यादा भारी था। मैं इस केस के लिए मार्क से लड़ने को भी तैयार हूँ। तुम्हें जो लेना था ले लिया, अब मुझे बोली लगाने दो। मैं उसकी जेब खाली करवा के रहूंगा। बेच दो। सोल्ड। थैंक यू। बिली मुझे इरिटेट कर रहा है। $103, $200। मुझे आपका स्टाइल बहुत पसंद आया। हर रोज लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और करीब 70,000 बैग्स दुनिया भर के एयरपोर्ट पर लोगों से छूट जाते हैं। जब कोई इन्हें क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को इन्हें बेच दिया जाता है। किस्मत की चाबी इन्हीं सूटकेसेस में छिपी है, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिली लेरॉय, फॉर्मर एड एग्जीक्यूटिव, अपनी पहली पेंटिंग $18,000 में बेची। न्यूयॉर्क में इनकी खुद की एंटीक और प्रॉप शॉप है। सही डील करना बच्चों का खेल नहीं है। मार्क मायर, लॉन्ग आइलैंड के एक थ्रिफ्ट शॉप ओनर, 16 साल की उम्र में इन्होंने विंटेज वॉच 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेची। मैं एक हसलर हूँ, मैं कुछ भी खरीद और बेच सकता हूँ। लॉरेंस और साली मार्टिन, लॉरेंस एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर है और साली एक MBA। पिछले 20 सालों से LA में ये दोनों एक एंटीक स्टोर चला रहे हैं। तुम्हारे पास कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ये है बैगेज बैटल्स। टोरंटो, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। मेपल लीफ्स हॉकी फ्रेंचाइज का ये घर दुनिया के सबसे मल्टीकल्चरल शहरों में से एक है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बाहर से आए हैं। न्यूयॉर्क, LA और मायामी के मुकाबले यहाँ ज्यादा एथनिसिटीज हैं। यहाँ का पहला एयरपोर्ट 1939 में खुला था, 2 रनवेज और एक कन्वर्टेड फार्म हाउस के साथ। आज पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनाडा का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। 3 करोड़ 30 लाख पैसेंजर्स, 4 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट्स और 6 करोड़ से भी ज्यादा लगेज बैग्स, जिसमें से कुछ खो जाते हैं। कनाडा में आने का मतलब है बहुत सी चीजों का ध्यान रखना, जैसे क्वांटिटी, कस्टम्स, इसलिए मुझे सोच समझ के चीजें खरीदनी होंगी। मैं इस ऑक्शन में $1400 लेकर आया हूँ। मुझे बहुत सोच समझकर चीजें लेनी होंगी क्योंकि मुझे उन्हें यहाँ से वापस भी ले जाना है, वो भी सस्ते में। कनाडा मुझे देखने में न्यूयॉर्क सिटी का ही कोई बड़ा सा सबर्ब लगता है। इस बार हम कुछ हटकर खरीदने वाले हैं। हमारे पास $2500 हैं और हम उन्हें उड़ाएंगे यहाँ कनाडा में। वहाँ उस तरफ चलते हैं। हमें अंदर आने दो। मुझे तो सारे बैग्स खरीदने हैं। वहाँ कई सारे बॉक्सेस थे, स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया, बहुत सारे मूवी कलेक्टिबल आइटम्स। मैं तो स्टार वॉर्स का फैन नहीं हूँ, तो मैं इसे नहीं लूंगा। इस ऑक्शन में हर तरह के आइटम्स हैं। यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। यहाँ तक कि एक स्ट्रिपर पोल भी है, वो भी पिंक। मुझे एक मिलिट्री बैग मिला, उसमें काफी बढ़िया सामान लग रहा था। मुझे लगता है काम का होगा। लॉट 24, इसमें बूट्स हैं, हेलमेट है और एक लंबा पोल हो सकता है। और ये तो हाथ लगाने पर हेलमेट लग रहा है। ये अमेरिकन नहीं है, ये ब्रिटिश नहीं है, छूने में थोड़ा अलग लग रहा है। ये यूरोपियन है और इसकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। बस मैं चाहता हूँ कि इसमें एक बेसबॉल हेलमेट या कोई बेसबॉल बैट बिल्कुल ना हो, वरना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो सामान बेकार है। इस बैग का वजन बहुत ही ज्यादा भारी है। मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर आखिर ऐसा क्या भरा है। अच्छा बुरा बेकार, मुझे बस जानना है। मैंने एक बड़ा सा ग्रीन आर्मी बैग देखा है। उस बैग के अंदर मुझे काफी भारी आर्मी का सामान लग रहा था और वो बैग कपड़े का बना हुआ था। अरे यार, ये क्या है? हेलमेट। पूरी दुनिया में 3 देश ही ऐसे हैं जो इस तरह के शेप का स्टील हेलमेट बनाते हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और स्वीडन। अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 का जर्मन हेलमेट हुआ तो इसकी कीमत $2500 से ज्यादा हो सकती है। पेलिकन केसेस को सिर्फ प्रोफेशनल्स ही यूज करते हैं। इसमें $1 लाख के फिल्म इक्विपमेंट, डाइविंग गियर, मिलिट्री गियर हो सकते हैं। मैं जानता हूं इसमें बहुत ही काम की चीज निकल सकती है। मुझे ये रेड स्टैम्प बुक दिखाएंगे? हाँ? स्टैम्प्स कॉइन्स की तरह होते हैं, उन्हें लेना एक बड़ा खतरा है। कंडीशन अच्छी है या नहीं, कितने ज्यादा रेयर हैं। ये वाले अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इसमें नेशनलिस्ट चाइनीज फ्लैग है। ये तो मुझे शियांकाई शेक लग रहे हैं। मुझे लगता है इन स्टैम्प्स की कीमत कुछ हजारों डॉलर तो होगी। ओह, भारी है? नहीं, ये शायद खाली है। इसमें कुछ बहुत ही हल्का सामान है, जैसे कि न्यूज़पेपर। हाँ। वहाँ एक बड़ा बॉक्स था, देखने में तो बहुत भारी लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही हल्का बॉक्स था। शायद उसमें हैट्स, स्कार्फ्स, अंडरवेयर, यही सब होगा। लोग ज्यादातर भारी बैग के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये एक बड़ा सा बॉक्स है लेकिन बहुत ही हल्का है।
मेरे अंदर की आवाज तो मुझसे ये कह रही कि बेटा इस बॉक्स से दूर रहो। सच में दिमाग भी यही कह रहा है कि इस बॉक्स से कोसों दूर हो जाओ, पर मेरा अपने दिमाग पर बस कहाँ है। अब इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है डबल बेड का कवर हो या $100 की गड्डियां हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये बॉक्स मुझसे कह रहा हो मुझे छोड़कर मत जाओ बिली, मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। ये बैग कह रहा है बिली के सर में देखा है, वो जगह खाली पड़ी है। मैंने वहाँ एक ग्लास केस में रखे हुए कुछ आइटम्स देखे और वहाँ कई सारे स्टैम्प्स भी थे। इस कैटलॉग में जितने भी स्टैम्प्स हैं वो सारे ब्रिटिश हैं। ये वाला सिल्वर जुबली है और वो वाला एक कंप्लीट सेट है। अगर आपको स्टैम्प्स का पुराना कलेक्शन मिल जाए तो समझिए आपके हाथ लॉटरी लग गई है। तो क्या हमें इस पर बोली लगानी चाहिए? हाँ, उसमें कुछ कमाल के स्टैम्प्स भी हैं। कलेक्शन में ऐसी चीजें काफी अच्छी बिक जाती हैं। मुझे ये बैग काफी पसंद आया। इसे खोला नहीं गया। मुझे लगता है इसमें कुछ कमाल की चीज है। हो सकता है कोई इक्विपमेंट हो, एक पुराना कैमरा हो, या फिर इसके अंदर कोई भारी या कीमती सामान हो सकता है। अच्छा बैग है और भारी भी है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। ओके, तो फ्लेवर्ड बॉडी वाइप्स कोको और मिंट फ्लेवर में है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अच्छे फ्लेवर्स हैं। बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। अब आ रहा है लॉट 21 एक पेलिकन केस, तो बोली लगाइए। अब आ रहा है लॉट 21 एक पेलिकन केस। आज तक मैंने किसी भी ऑक्शन में ऐसा पेलिकन केस कभी देखा ही नहीं है। $100 से बोली शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे पेलिकन केस में अपने कपड़े पैक करता होगा। सभी जानते हैं कि ऐसे बैग में कोई एक्सपेंसिव कैमरा इक्विपमेंट हो सकता है। $1,00,000 के लेंस हो सकते हैं, स्कूबा इक्विपमेंट भी हो सकता है, या हो सकता है उसमें गन्स हो। ये ब्लैक हार्ट केस एक ऐसी चीज है जिस पर मैं सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला हूं। 200 की बोली लगाने का मतलब था उस बैग से दूर रहो। वो बैग तो मुझे ही चाहिए। 100 से आगे की बोली लगाइए। बैक ऑफ बडी। ऐसे बैग को खरीदने का मतलब है एक बहुत बड़ा प्रॉफिट। मैं जानता हूँ मुझे इससे फायदा होगा। हम जानते हैं कि उस केस में फायदा है, लेकिन उसकी बोली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए हमने और नहीं बढ़ाई। 220, 230, 240, 250। मैंने 3 साल ऐसे केस का इंतजार किया था और देखते ही देखते वो मेरी आंखों के सामने से निकल गया। 290 में सोल्ड। ये बिडर नंबर 175 का हुआ। $290। उस हार्ड केस में कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। हमें स्टैम्प्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक लिया तो सारे लेने पड़ेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी बोली लगाई। आई होप उसमें कुछ बढ़िया क्लासिक स्टैम्प्स हो, क्योंकि तभी हमें फायदा होगा। एक बात है जिससे ये पता चल सकता है कि इन स्टैम्प्स की क्या कीमत है, वो है सबको एक साथ खरीद लो। कभी कभी बिली मेरा बहुत दिमाग खराब करता है। उसने हमें स्टैम्प्स पर बोली लगाते हुए देखा और बस वो भी बिना सोचे समझे बीच में टपक पड़ा। इनमें से सिर्फ कुछ ही स्टैम्प्स हैं जो मुझे चाहिए, और वो हैं प्री कम्युनिस्ट स्टैम्प्स, और उनमें से कुछ चाइना के भी हैं। 110, 120, 130, मुझे नहीं लगता कि बिली ने आज तक एक लेटर भी पोस्ट किया होगा। 190, 200, $200 में सोल्ड। ईमेल के जमाने में कोई चिट्ठियां क्यों भेजेगा? ये है लॉट नंबर 16 एक बड़ा सा लेकिन हल्का बॉक्स। वो बॉक्स देखने में जितना बड़ा लग रहा था वो उतना ही हल्का था, और मैं उस पर पैसे बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। इसमें क्या है? खरीदो और देख लो। अगर बिली को लगता है उसके अंदर कोई कीमती सामान है तो वो दिमाग का इलाज करवाए। मेरा ध्यान उसी पर था। जैसे कह रहा हूँ मुझे खरीद लो, मुझे तो वो बॉक्स किसी भी हालत में चाहिए। 75, 80, 80, 85, 85, 90, 90, 90, $90 में ये बिडर नंबर 175 का हुआ। ये लीजिए, ये आपका हुआ। उस बॉक्स में कुछ तो खास था। 2 औरतें टॉर्च लेकर उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। अरे इन्हें हटाओ यहाँ से, ये मेरा बॉक्स है। मेरे बॉक्स के अंदर झांकना बंद करो। क्या पागल हो गए हो क्या? अब है लॉट नंबर 24 कपड़े का एक मिलिट्री बैग। ये मिलिट्री बैग काम का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर उसमें एक बेसबॉल हेलमेट और एक बैट निकला तो मैं गया काम से। अगर मिलिट्री का सामान हुआ तो लॉटरी लग जाएगी। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि ये बैग मुझे चाहिए और मैं नहीं चाहता कि ये किसी और के हाथ लगे। ये मेरा है। तुम्हें जो लेना था ले लिया, अब मुझे बोली लगाने दो। वो इस बैग के लिए बहुत एक्साइटेड बोली है। लगाइए, बोली आगे बढ़ाइए। वो इस बैग को लेना चाहता है। वैसे भी मुझे उस बैग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं उसकी जेब जरूर खाली करवाऊंगा। 25, 30, 30, 30, 30, $35, 35। हमारी लिमिट है $200, और फिर अचानक मार्क ने सीधा बोली बढ़ा दी। $130, $200। मुझे आपका स्टाइल बहुत पसंद आया। हमने तो अभी बोली लगानी शुरू ही नहीं की थी। अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 का जर्मन हेलमेट है तो उसकी कीमत $2,500 भी हो सकती है। बिली ने उस बैग पर बोली लगानी शुरू कर दी। मेरा तो मन कर रहा था कि उस बैग में उसे बंद करके बहुत मारूं।
$220, $220, आगे बेच बोली दो, बढ़ाइए। बेच दो। 220 सोल्ड। Thank you. $220 में बिडर नंबर 260 का हुआ। अगर इसमें स्पोर्ट्स का सामान हुआ तो मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगा। अगर मिलिट्री का सामान निकला तो ये मेरे साथ जाएगा। इस वक्त मेरे पास जो आइटम्स हैं उन पर मैंने $500 खर्च कर दिए हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि उनमें क्या है। पता नहीं इसमें अच्छा सामान निकलेगा या बुरा, काम का निकलेगा या बेकार। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसमें कबाड़ निकलेगा या फिर गोल्ड। इस मिलिट्री बैग में मिलिट्री का ही सामान होना चाहिए। अगर इसमें बेसबॉल हेलमेट या फिर कोई बैट निकला तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि इस बैग के मैंने $200 खर्च किए हैं। ये तो सही लग रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये एक जर्मन हेलमेट लग रहा है। ऐसा हेलमेट लेने के सपने हर कोई देखता है। सच कहूं तो मैंने ऐसे 20 से भी ज्यादा हेलमेट खरीदे और बेचे हैं और हर किसी को इस तरह के जर्मन हेलमेट्स पसंद आते हैं। इससे मुझे फायदा होने वाला है। मैं देखना चाहता हूं कि इस बैग के अंदर ये जो बड़ा पोल है ये क्या है। बस वो कोई बेसबॉल बैट ना निकले। ओह यस, ये तो बढ़िया सामान लग रहा है और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मैंने आज तक कोई मिलिट्री आइटम नहीं खरीदा है और शायद इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। डे एंड नाइट साइट, शायद ये नाइट ग्लास हो सकता है। इसका कैप निकाल कर चेक करता हूँ। हमें अक्सर स्वॉर्ड या बेयोनेट $50 या $100 में मिल जाती है, लेकिन ये कुछ अलग है। इसके कुछ अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। ओह या, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस डॉक्यूमेंट में है। ये पेपर उतना ही पुराना लग रहा है जितना कि ये सामान। अप्रैल 9, 1947। ये सर्टिफिकेट जिसको भी दिया जा रहा है वो इन दोनों आइटम्स का हकदार है और ये पीस डैमेज्ड हैं और इनकम्प्लीट हैं। और ये दो शब्द सुनकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया, इनकम्प्लीट और डैमेज्ड। कनाडा वॉर से जुड़ी चीजों के लिए ज्यादा फेमस नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ एक ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढना पड़ा जो यहाँ टोरंटो में ऐसे बड़े कलेक्शंस रखता हो। मुझे नहीं पता कि यह हेलमेट जर्मन है, स्विस है या वेस्टर्न यूरोपियन है। आई होप यह हेलमेट किसी कर्नल या फिर किसी जनरल ने पहना हो। ये स्विस है और रियल है, कोई शक नहीं इसमें। मुझे लग रहा था शायद ये जर्मन हेलमेट होगा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका स्टाइल वैसा ही है, लेकिन ऐसी चीजें पॉपुलर नहीं है क्योंकि स्विट्जरलैंड ने कुछ ऐसा खास किया नहीं था जो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ये कोई स्पेशल हेलमेट नहीं है। अगर ये हेलमेट किसी ऐसे गार्ड का है जो बस टॉयलेट के बाहर खड़ा होता था तो फिर ये मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे ये बताइए कि इसकी सही कीमत क्या होगी। इसके आपको $40-50 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली स्विट्जरलैंड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, न ही कोई लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए हेलमेट की कीमत सिर्फ और सिर्फ $40 है। लेकिन मेरे पास एक मास्टरपीस भी है जिससे मुझे उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट के एक्सप्रेशन देखकर लग तो यही रहा था कि वो काम का है और वो देखकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। आपको ये कितने में मिला? मैंने इसे $150 में लिया है। यह है वो मास्टरपीस जिस पे काफी उम्मीदें हैं मेरी। वो इसे देखते वक्त जो एक्सप्रेशंस दे रहा था वो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। ये एक आर्टिलरी रेंज फाइंडिंग सिस्टम है, तो ये दूरबीन की तरह काम करता है। इससे आप आर्टिलरी को देख सकते हैं और इसकी एस्टीमेट रेंज करीब 6000 यार्ड्स होगी। इससे ऑफिसर्स जवानों को निशाना लगाने के इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। रेंज फाइंडर को जर्मनी की लड़ाइयों में इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर बड़े आर्टिलरी से दुश्मन पर हमला बोला जाता था। ये 1906 में लंदन में बनाई गई थी, ब्रिटिश मेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पेपर भी है साथ में। अगर आप मिलिट्री में हैं तो इसे वॉर के दौरान अपने साथ ले गए होंगे और वॉर खत्म होने के बाद मान लीजिए आप इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना होता है। इस पे आप अपना नाम लिखकर आराम से ले जा सकते हैं। अब मुझे बस एक ही बात की टेंशन थी कि उसमें लिखा है कि वो खराब है, डैमेज्ड है और वो एक इनकम्प्लीट रेंज फाइंडर है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऑप्टिक्स काफी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि ये खराब है, डैमेज्ड है, यानी कि ये सब झूठ लिखा हुआ है। बिल्कुल सही, ऐसा इसलिए ताकि कोई पैसे वाला इंसान दिलचस्पी ना ले और ओनर इसे चुपचाप रख सके। ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी और वो है इसकी कीमत। आपको ये कितने में मिला? मैंने इसके $150 दिए थे। इसके डॉक्यूमेंट के बिना आपको $450 से $500 मिल सकते हैं आराम से। क्या बात है। आप इसे डॉक्यूमेंट के साथ भी बेच सकते हैं। आप इसे जब भी बेचने जाएंगे तो इस पेपर की वजह से एक कहानी भी बता सकते हैं, तो इसके आपको $1000 मिल जाएंगे बड़े आराम से। ये तो कमाल हो गया। लेकिन पेपर के बिना नहीं मिलेंगे। गुड ऑप्टिक्स, गुड कंडीशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये हुई ना फायदे वाली बात। 233। हमने आज ऑक्शन में स्टैम्प्स खरीदे हैं।
आई होप इनमें से एक तो हमारे काम का निकले। यहाँ से संभल कर आना। अगर आपको स्टैम्प्स के बहुत पुराने कलेक्शंस मिल जाएं जिन्हें यूज ना किया गया हो, जैसे कि ये, तो समझिए आपको हजारों डॉलर का फायदा हुआ है। पहले लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहाँ से एक एनवलप लेते थे और उस पर स्टैंप लगाते थे और फिर खुद ही को भेजते थे और फिर ऐसी बुक्स में उन स्टैम्प्स को रख लिया करते थे। मेरा एक सवाल है। हाँ इस सभी में कोई न कोई डेकोरेटिव एनग्रेविंग है। हाँ, ओह सॉरी, मैंने इसे छू लिया। देखो स्टैम्प्स को कभी छूना नहीं है, इससे वो गंदे हो जाते हैं, हाथ से इसके ऊपर कुछ लग सकता है। तो ये पहला रूल है कि स्टैम्प्स को कभी मत Okay. छुओ। जिसने भी इन्हें इकट्ठा किया होगा वो जरूर एक कलेक्टर होगा। इसमें कुछ पुराने सेट भी हैं और फिर यहाँ एक छोटी सी बुक भी है। इन्हें अच्छे से अरेंज करके रखा गया है जिससे इनकी मार्केट में और भी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि इसकी हमें अच्छी खासी कीमत मिल सकती है, लेकिन कितनी मिलेगी ये नहीं पता चल पा रहा। हम इन्हें टोरंटो के जाने माने एक्सपर्ट के पास ले जा रहे हैं। अगर इसमें हमें कोई बहुत पुराना स्टैम्प या फिर वैसा ही कुछ और मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें देखिए और आप हमें बताएं कि इसकी कीमत क्या होगी। ओके, वेल आप जो मेरे पास लेकर आए हैं इसे कहते हैं हिंजलेस एल्बम। हर एक स्टैम्प को एक अलग पॉकेट में रखा गया है। चलिए एक को चेक कर लेता हूँ। ये कभी कहीं और नहीं चिपकाया गया है, यानी इस पर ओरिजिनल गम लगा हुआ है और इसका मतलब है कि ये कीमती है और ये स्टैम्प कहीं से भी फटे हुए नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हमें एक पूरा सेट मिला है। इसके ऊपर वाटरमार्क भी दिखाई दे रहा है। हाँ, दिख रहा है। ये बुक काफी काम की है और इसमें सारे एक्सपेंसिव स्टैम्प्स हैं। तो जेम्स, जरा मुझे इन स्टैम्प्स की वैल्यू बताएंगे? यानी आप इनकी कीमत जानना चाहते हैं? जी हाँ। दुनिया का सबसे महंगा स्टैम्प न्यू गिनी का है और उसकी कीमत लाखों में या उससे भी ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही है। वेल देखिए, अगर मैं इन सारे स्टैम्प्स की बात करूं और साथ में इस वाली बुक को भी रख दूं तो आपको इसके $1000 मिल जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू अच्छा वेरी लगा। मच। $1000 के स्टैम्प्स, क्या बात है, यानी हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मुझे नहीं पता मैंने क्या खरीदा, मैंने अपना सारा पैसा किस पर खर्च किया, मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये मैंने सबसे महंगी चीज खरीदी है। इसमें कैमरा इक्विपमेंट हो सकता है, गन्स हो सकती हैं। ये कोई आम सूटकेस नहीं है जिसमें लोग अपने कपड़े लेकर जाते हों। मुझे लगा था कि इसमें कोई काम की चीज होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं निकला। इस केस में मुझे मिला एक रबर सेलिंग आउटफिट, पंक रॉक प्लेटफॉर्म शूज, स्कार्फ और ये किताब। मार्क ने सही कहा था, मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूं। मुझ में बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, सब बेकार है। अब मुझे सारी उम्मीदें इससे हैं। इसने मुझे बार बार कहा, मुझे खरीद लो बिली, खरीद लो खरीद लो। ये है कार्डबोर्ड बॉक्स। उम्मीद करता हूं इसमें कोई कमाल की चीज हो। मैंने इसे $90 में खरीदा था। इसमें कुछ तो अच्छा निकलना ही चाहिए। यह तो मेरे लिए एक सरप्राइज ही है। दिस इज फैंटास्टिक। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। दिस इज सो कूल। देखने में तो कोई बड़ा सा ड्रैगन लग रहा है, कोई चाइनीज क्रीचर है या कोई एलिफेंट है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, पर ये पूरा का पूरा हाथों से बनाया गया है। सारे बैम्बूस अच्छी तरह बांधे गए हैं और एक आउटफिट भी है, बेल्स भी लगी हुई हैं। अरे वाह, मजा आ गया। मुझे लगता है इस चाइनीज न्यू ईयर आउटफिट को चाइना से यहाँ टोरंटो लाया गया होगा। टोरंटो में 2 चाइना टाउन्स हैं और मैं इसे वहीं एक एक्सपर्ट को दिखाने वाला हूँ। इस ड्रैगन से मैंने अपना जितना पैसा खोया है वो मुझे वापस मिल जाए बस, और मुझे टोरंटो आने का झटका ना लगे। तो ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज लायन हेड है। वो कोई ड्रैगन नहीं, एक ब्लैक लायन है। क्या बात है, मुझे ट्रेडिशनल चीजें पसंद हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर चाइनीज ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस में होता है, जैसे न्यू ईयर में या ग्रैंड ओपनिंग्स या किसी परफॉर्मेंस के टाइम पर। ये असली बाल लग रहे हैं। हाँ, ये असली है। ये रैबिट फर होता है। अब क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल पीस है तो इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इसकी कीमत क्या होगी? देखिए, ये बहुत ही मीडियम साइज का है। ये बहुत ही बड़ा नहीं है और ना ही छोटा है जिसे बच्चे खेल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको उम्मीद रखनी चाहिए इसके लिए $500 या $700 की। अरे वाह, क्या बात है।
मुझे पता तो था कि इसके पैसे मिलेंगे, लेकिन इतने मिलेंगे ये नहीं सोचा था मैंने। तो अगर आप इसे सही लोगों को बेचेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी ओरिजिनलिटी की वैल्यू है, मतलब हाँ, बिल्कुल। किसी चाइनीज लायन डांसिंग ग्रुप को ये चाहिए होगा, है ना? हाँ, क्यों नहीं चाहिए। ये काफी एक्सपेंसिव और खूबसूरत चीज है और उसे हाथों से बनाया गया है। तुमने मेरा दिन बना दिया। मैंने इस पर $90 खर्च किए थे। मुझे हाथों से बनाई हुई चीजें बहुत पसंद है। पता है वो बॉक्स मुझे सच में कुछ कह रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या, क्योंकि वो चाइनीज में बोल रहा था। बिली को इस बार ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन हैंडक्राफ्टेड चाइनीज लायन से उसे $320 का मुनाफा हुआ। साली और लॉरेंस ने स्टैम्प्स का एक बैग खरीदा, जिससे उन्हें $800 का मुनाफा हुआ। शुरुआत में मार्क को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के आर्टिलरी रेंज फाइंडर से उसे $830 का मुनाफा हुआ। मुझे ब्लैक ड्रैगन्स बहुत पसंद है। पिंक ड्रैगन से ज्यादा अच्छे होते हैं। वैसे वो ड्रैगन नहीं है, एक ब्लैक लायन है। एक ब्लैक लायन जिसके सिर पर सींग है। इट्स कूल।